बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं तारिक शहजाद और आज हम पढ़ने जा रहे हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चलिए जी, अब हम चलते हैं हमारे असल टॉपिक की तरफ, वो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। पहले मैं आपको एक ओवरव्यू दे देता हूँ कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है क्या चीज़। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सेल्स के साइटोप्लाज्म में पाए जाने वाला मेम्ब्रेन पर मुश्तमिल चैनल्स या रास्तों पर मुश्तमिल ऐसा नेटवर्क है जो पूरे साइटोप्लाज्म में फैला हुआ है। पूरे साइटोप्लाज्म में फैले होने का मतलब ये है कि ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन से शुरू होता है और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन्स तक जाता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ भी ये कंटिन्यूअस होता है और इसका कांटेक्ट प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ साथ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साथ भी होता है, यानी ये पूरे साइटोप्लाज्म में फैला हुआ है। इस नेटवर्क की अपनी मेम्ब्रेन्स होती हैं और वो मेम्ब्रेन्स दो तरह की होती हैं। वो मेम्ब्रेन स्फीरिकल भी हो सकती हैं, वो मेम्ब्रेन ट्यूबुलर्स भी हो सकती हैं। उन मेम्ब्रेन्स के नेटवर्क को हम नाम देते हैं सिस्टर्नी का। जो मटेरियल एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर होता है उसको सेपरेट रखा जाता है बाकी साइटोप्लाज्म के मटेरियल्स के साथ, और वो ही मेम्ब्रेन्स का निज़ाम होता है जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के मटेरियल को सेपरेट रखता है साइटोप्लाज्म के मटेरियल से। ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम टोटल था। इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बाद आएगा दूसरे नंबर पर कि इसकी टाइप्स कितनी है, फॉर्म्स कितनी है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स की दो फॉर्म एग्जिस्ट करती हैं। एक को कहते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दूसरे को कहते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसकी तरतीब की कोई बेस नहीं है। आप पहले को यानी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को पहले लिख सकते हो, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को बाद में लिख सकते हो, या स्मूथ को पहले लिखो, रफ को बाद में लिखो। इसकी कोई हर्ज नहीं है, जैसे आपको अच्छा लगे वैसे राइट कर दें। तो इनकी दो फॉर्म्स हैं। पहले आप उन दोनों फॉर्म्स के नेम राइट करोगे। एक को कहते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दूसरी को कहते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। पहले दोनों के नेम राइट करेंगे। नेम राइट करने के बाद फिर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम राइट करोगे, उसको एक्सप्लेन करेंगे। फिर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को राइट करोगे, उसको एक्सप्लेन करोगे। तो इसकी दो फॉर्म्स हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते क्यों है? रफ का मतलब होता है गैर हमवार, यानी जो हमवार ना हो। क्योंकि इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर छोटे छोटे ग्रेन्युलर पार्ट्स पाए जाते हैं जिनको हम राइबोसोम्स का नाम देते हैं। तो इनके ऊपर राइबोसोम्स हैं, तो इसीलिए ये रफ हैं। इसीलिए वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसके साथ राइबोसोम्स है वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहलाता है। और एज यू नो दैट रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स का फंक्शन होता है प्रोटीन सिंथेसिस। तो राइबोसोम्स का फंक्शन प्रोटीन सिंथेसिस है, तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फंक्शन ऑटोमेटिकली प्रोटीन सिंथेसिस हो जाएगा। अब प्रोटीन सिंथेसिस के दो ऑप्शन होते हैं। एक ऑप्शन यह है कि जो प्रोटीन बनी है वो सेल के बाहर दूसरे सेल्स को एक्सपोर्ट की जाए, तो वो भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करता है, रफ वाला जो राइबोसोम्स के जरिए प्रोटीन बनाता है। या सेल के अपने इंटरनल यूज किया तो सेल के अंदर भी स्टोर हो जाती है, यानी दोनों फंक्शन परफॉर्म करेगा। अगर ये सेल से बाहर एक्सपोर्ट होनी है तो भी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनाएगा भी सही और उसको एक्सपोर्ट भी करेगा, और दूसरे नंबर पर अगर एक्सपोर्ट नहीं करनी तो सेल उसको अपने अंदर स्टोर कर लेता है। इसके बाद इसकी दूसरी टाइप शुरू होती है, उसे हम कहेंगे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होगा? स्मूथ का मतलब होता है हमवार, यानी ये वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है कि जिसके ऊपर कोई राइबोसोम्स नहीं पाए जाते, ये बिल्कुल हमवार होते हैं, स्मूथ होते हैं। ऐसे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो फंक्शन परफॉर्म करते हैं वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के मुकाबले में ज्यादा है। जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम फंक्शन परफॉर्म करता है उसमें डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ मटेरियल्स हैं, जिसमें हार्मफुल ड्रग्स हो गई उनको डिटॉक्सिफिकेशन करता है। ये ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है, ये नर्व इंपल्स को ट्रांसपोर्ट भी करता है। और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम डिटॉक्सिफिकेशन वगैरह हो गया, तो ये उसके कुछ काम है जो वो फंक्शन परफॉर्म करता है स्मूथ वाला। अब हम इसको देखते हैं आपने इस लॉन्ग क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है। अमूमन तौर पर ये लॉन्ग क्वेश्चंस के तौर पर भी आता है, तो लॉन्ग क्वेश्चंस के तौर पर सॉल्व करने के लिए आपको दर्ज झैल इसके कंपोनेंट बनाने होंगे। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन आएगी, दूसरे नंबर पर इसकी टाइप्स आएंगी। ये दो ही इसके पॉइंट बनते हैं इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के। तो डेफिनेशन क्या है? उसी तरह कि ये नेटवर्क ऑफ चैनल्स है, रास्तों का, चैनल्स का एक नेटवर्क है जो एक्सटेंडेड है, फैला हुआ है थ्रू आउट साइटोप्लाज्म, पूरे साइटोप्लाज्म में फैला हुआ है।
उस चैनल्स के, उस नेटवर्क को हम नाम देते हैं साइटोप्लाज्म का। बाकी इसका लफ्जी क्या मतलब है वो मैंने ऊपर लिख दिया है। एंडोप्लाज्मिक का मतलब है इनसाइड साइटोप्लाज्म, रेटिकुलम नेटवर्क को कहते हैं। नेटवर्क का मतलब है कि ये किस तरह का जाल बनाता है, ये किस तरह का नेट बनाता है, तो ये नेटवर्क है। उसके बाद नेटवर्क ऑफ चैनल्स है। एक्सटेंडेड स्प्रेड होता है, एक्सटेंडेड का मतलब स्प्रेड भी हो सकता है थ्रू आउट साइटोप्लाज्म, पूरे साइटोप्लाज्म में फैला हुआ होता है। उसके बाद नेक्स्ट आता है यही चैनल्स दो सिचुएशंस में हैं, कंटिन्यूअस है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ और इन कांटेक्ट है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन्स के साथ, यानी ये पूरे साइटोप्लाज्म के अंदर सेपरेट है या फैला हुआ है। मतलब ये है कि ये नेटवर्क पूरे साइटोप्लाज्म में फैला हुआ है, इस ऊपर वाली लाइन का मतलब है। दिस इंटायर नेटवर्क ऑफ चैनल कंसिस्ट ऑफ मेम्ब्रेन, यानी ये पूरा नेटवर्क है या चैनल है, ये मुश्तमिल होता है मेम्ब्रेन्स पर। और मेम्ब्रेन दो तरह की होती हैं, एक या वो ट्यूबुलर हो सकती है यानी लंबी लंबी नालियों की शक्ल में, या फिर वो स्फीरिकल हो सकते हैं। स्फीरिकल का मतलब होता है गोल। मैंने दोनों यहाँ रिप्रेजेंट करने की कोशिश की है। तो ये मेम्ब्रेनस सिस्टम है, इसमें एक ये स्फीरिकल फॉर्म में है, यानी ये गोल गोल थैलियों की शक्ल में, ये स्फीरिकल है, ये स्फीरिकल है, ये स्फीरिकल है। दूसरी अगर एक ओपन है किसी एंड से तो ये ट्यूबुलर टाइप होती है, इसे ट्यूबुलर कहते हैं। यानी जो चैनल्स है, नेटवर्क है साइटोप्लाज्म के अंदर, वो चैनल्स दो तरह के मेम्ब्रेनस सिस्टम बनाता है, एक स्फीरिकल हो सकता है या दूसरा ट्यूबुलर हो सकता है। अब ये ट्यूबुलर और स्फीरिकल दोनों मेम्ब्रेनस के निजाम मजमूई तौर पर सिस्टर्नी भी कहलाते हैं। यानी ये थैली हो गई, ये थैली हो गई, ये थैली हो गई, ये ट्यूब हो गई, इनको हम सिस्टर्नी भी कहते हैं। बोथ टाइप ऑफ मेम्ब्रेनस सिस्टम फॉर्म सिस्टर्नी, इसे हम सिस्टर्नी भी कहते हैं। ये एमसीक्यूज भी आता है, ये शॉर्ट क्वेश्चन भी आता है सिस्टर्नी का। अच्छा, आप एक और शॉर्ट क्वेश्चन देखें। वो शॉर्ट क्वेश्चन ये देता है कि व्हाट इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यानी जो कुछ हमने डेफिनेशन में लिखा है ये शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर भी आता है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में आप क्या जानते हो। आपकी बुक के इस टॉपिक का जो पहला पैराग्राफ है इस टॉपिक का, वो पूरा पैराग्राफ इसकी डेफिनेशन में आएगा, या व्हाट इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम उसी में आएगा, या डिफाइन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तो फर्स्ट वाला पैराग्राफ आएगा। ये शॉर्ट क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाता है। सिस्टर्नी का अलग भी शॉर्ट क्वेश्चन आता है। उसके बाद ये सिस्टर्नी वेरी इन शेप में मुख्तलिफ होते हैं, इनके मटेरियल को सेपरेट किया जाता है, यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के मटेरियल को सेपरेट किया जाता है फ्रॉम मटेरियल ऑफ साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म के मटेरियल से। वही मेम्ब्रेन्स होती हैं, यानी यही मेम्ब्रेन्स हैं जो इसके अंदर वाले मटेरियल को बाहर से सेपरेट करते हैं। अब यहाँ डायग्राम में देखें, मैंने थोड़ा कोशिश की है रिप्रेजेंट करने की। जो ग्रीन कलर शो किया गया है ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का मटेरियल है। ग्रीन कलर वाला एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का मटेरियल है। ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का मटेरियल देखें बाकी वाले व्हाइट कलर के साइटोप्लाज्म के मटेरियल से सेपरेट है। क्यों? क्योंकि इनकी अपनी वॉल्स हैं, ये इनकी अपनी दीवारें हैं, इन दीवारों ने सेपरेट किया हुआ है साइटोप्लाज्म के मटेरियल को उस मटेरियल से जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर मौजूद है। यहां तक आ गई इसकी डेफिनेशन या व्हाट इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और आगे इसकी एक्सप्लेनेशन में चलेगा इसकी टाइप्स या फॉर्म। कोशिश करें कि इसकी डेफिनेशन के बाद और फंक्शन से पहले, ये डेफिनेशन चल रही थी, डेफिनेशन के बाद और आगे इसकी टाइप्स है, टाइप्स से पहले आप राइट करें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की डायग्राम को। कोशिश करें जितनी बेहतरीन हो सके ड्रा करें, बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो ये आसान है, इतनी मुश्किल डायग्राम नहीं है। और यहाँ से आप इसे नोट कर सकते हैं, ये दरमियान में न्यूक्लियस रिप्रेजेंट किया है, ये न्यूक्लियस है, और ये ग्रीन कलर वाला एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर वाला मटेरियल है, बाकी वाला सारा साइटोप्लाज्म है। आप यहाँ से नोट करें कि ये न्यूक्लियस से बाहर वाली प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक फैला हुआ है, ये न्यूक्लियस से प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक फैला हुआ है। यही कुछ हमने इसकी डेफिनेशन में कहा था। तो ये इसकी डायग्राम में, यहाँ मेरा आपसे क्वेश्चन है कि जो सेल ये मैंने ड्रा किया है ये प्लांट का सेल है या एनिमल का सेल है, जरूर जवाब देना। नेक्स्ट है इसकी टाइप्स। टाइप्स इसकी दो तरह की हैं, एक को हम कहते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दूसरे को हम कहते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम।
तो इसी तरह दोनों नेम आप राइट करेंगे। नेम राइट करने के बाद सबसे पहले आप राइट करेंगे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वो स्मूथ भी आप कर सकते हो। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का मतलब क्या होता है? गैर हमवार या खुरदरी, क्योंकि ये हमवार नहीं होते। क्यों नहीं होते? वो ऑलरेडी आपको बताया, क्योंकि इनके ऊपर राइबोसोम्स पाए जाते हैं। तो रफ सरफेस ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ राइबोसोम, राइबोसोम्स की मौजूदगी में इनकी सरफेस रफ होती है। फिर फंक्शंस का टाइटल देंगे, यानी इस रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम क्या है। फंक्शन इसका ये है, ड्यू टू राइबोसोम इट इन्वॉल्व इन द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन की सिंथेसिस में इन्वॉल्व होता है। वजह क्या है? क्योंकि इनके ऊपर राइबोसोम्स पाए जाते हैं। तो जो प्रोटीन मैन्युफैक्चर हुई है वो एक्सपोर्टेड भी हो सकती है बाहर की जानिब दूसरे सेल को, या वो स्टोर्ड भी हो सकती है विद इन द सेल। दैट वाज ऑल अबाउट द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। नेक्स्ट वन इज स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हमवार होती है ड्यू टू स्मूथ सरफेस दैट राइबोसोम्स आर नॉट प्रेजेंट इन देम। स्मूथ सरफेस ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ राइबोसोम, राइबोसोम्स की एब्सेंस की वजह से इसकी सरफेस स्मूथ होती है। फिर फंक्शंस का टाइटल देंगे, इसका फंक्शन क्या है। इसका फंक्शन है जी मेटाबॉलिज्म ऑफ लिपिड्स। ये एमसीक्यूज आता है कि लिपिड के मेटाबॉलिज्म में स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इन्वॉल्व होता है या रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इन्वॉल्व होता है। तो कौन सा इन्वॉल्व होता है? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ये मेटाबॉलिज्म ऑफ लिपिड्स में इन्वॉल्व होता है, ये एमसीक्यूज आता है। सेकंड नंबर पर है डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ हार्मफुल सब्सटेंसेस। डिटॉक्सिफिकेशन मैंने उर्दू में लिख दिया नीचे, जहरीली चीजों का जहरीलापन खत्म करना। आपने फ्रूट खाए हैं तो उनकी स्किन के ऊपर टॉक्सिन्स होती हैं, वो टॉक्सिन्स हमारी बॉडी में चली जाती हैं। वेजिटेबल सब्जी वगैरह खाई हैं, उनके ऊपर इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड वगैरह का स्प्रे किया गया होता है, वो हमारी बॉडी में जाती है। उसके अलावा डिफरेंट केमिकल्स, फूड एडिटिव जो खुराक में डाल के टेस्ट डिवेलपर के तौर पर हम इस्तेमाल करते हैं, वो हमारी बॉडी में जाते हैं, टॉक्सिन्स के तौर पर एक्ट करते हैं। शुगर वगैरह आपने खाई है, उसको न्यूट्रलाइज करना, उसका जहरीलापन खत्म करना, या मेडिसिन ड्रग्स की फॉर्म में आपने लिए हैं उनको खत्म करना, ये काम होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। इसका मतलब होता है डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ हार्मफुल ड्रग्स। थर्ड नंबर पर है, ये भी बेटा एमसीक्यूज आता है। थर्ड नंबर है ट्रांसमिशन ऑफ इंपल्सेस। ये इंपल्सेस को भी ट्रांसमिट करते हैं, नर्व इंपल्स को, और नर्व सेल्स में और मसल सेल्स में। यानी नर्व सेल्स में भी नर्व इंपल्स को ट्रांसमिट करना और मसल सेल्स में भी नर्व इंपल्स को ट्रांसमिट करना, दोनों काम परफॉर्म करता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये भी एमसीक्यूज आता है। ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल, ये मटेरियल को भी ट्रांसपोर्ट करते हैं। लास्ट एंड फोर्थ वन इज प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट टू सेल। ये सेल को मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, जिनकी वजह से सेल को प्रॉपर शेप भी मिलती है। ये इसका लास्ट फंक्शन था। वंस अगेन दोबारा सुने, ये एक लॉन्ग क्वेश्चंस के तौर पर आता है और इसके फंक्शन शॉर्ट क्वेश्चंस के तौर पर भी आ सकते हैं। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या शॉर्ट क्वेश्चन है, यहाँ से आगे वाला आपने राइट करना है। रफ का अमूमन नहीं आता क्योंकि वो सिर्फ एक लाइन पर मुश्तमिल है, तो वो नहीं आता। स्मूथ वाला ज्यादातर आता है, यह इसकी डेफिनेशन आती है। ये एक लॉन्ग क्वेश्चन है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे आपने नोट राइट करना है या डिटेल से राइट करना है। सबसे पहले आपने इसकी डेफिनेशन लिखनी है, उसके बाद आपने इसकी फॉर्म्स या टाइप्स बनानी है। डेफिनेशन के बाद में और टाइप्स से पहले आपने इसकी डायग्राम बनानी है, और इस तरह से क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। डायग्राम की एक से ज़्यादा दफ़ा प्रैक्टिस करेंगे, इंशाल्लाह ये बेहतर हो जाएगी। तो एट द एंड ये टॉपिक कंप्लीट हो गया, और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।